आज यह यूपी टेट की सीडीपी की हमारी 3rd क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियाँ। और इसमें फर्स्ट विधि है हमारी आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है यूपी टेट में कि आगमन विधि के जनक कौन है। तो आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। ये आपका यूपी टेट KVS किसी में भी पूछा जा सकता है। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इस विधि में सबसे पहले अपना अनुभव हो गया इंसान का, या फिर उदाहरण हो गया, या प्रयोगों का अध्ययन करके, प्रयोग करके कुछ नियम निकाले जाते हैं। यह विधि छात्र केंद्रित विधि है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है यूपी टेट में कि आगमन विधि कौन सी विधि है? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, छात्र व शिक्षक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? छात्र केंद्रित। और यह विधि किस पर बल देती है? तो यह विधि करके सीखने पर बल देती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, 3 कि आगमन विधि के जनक कौन है। तो जनक कौन है? अरस्तु। यह विधि उदाहरणों से नियमों की ओर चलती है और यह विधि छात्र केंद्रित विधि है। 4th पॉइंट है हमारा, यह विधि विद्यार्थियों के करके सीखने पर बल देती है। अब नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। हाँ, इस विधि में उदाहरण से नियमों की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। अब मूर्त से अमूर्त की ओर मैं आपको कल सीटेट की क्लास में ये एग्जाम्पल दिया था, आई डोंट नो, या फिर यूपी टेट की क्लास में दिया था। मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं कि जो चीज़ें हमारी आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद हैं, वो तो क्या हो गई आपकी मूर्त, जो सामने है। और अमूर्त जो सामने नहीं है। तो पहले जो है विद्यार्थियों को वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है, फिर वो वस्तुएं जो आँखों के सामने नहीं हैं उनके बारे में जानकारी, उनके विषय में जानकारी दी जाती है। तो पहले बच्चे को मूर्त वस्तुओं का ज्ञान कराया जाएगा, फिर बच्चे को अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान कराया जाएगा। अगर आपने बच्चे से पूछना है 2 + 2 कितना होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? आप 2 पेंसिल ले सकते हैं प्लस 2 पेन ले सकते हैं और उनको बच्चे के सामने रख के आप उससे बोल सकते हैं कि इन्हें काउंट करके बताओ ये कितनी है। तो वो उसकी आंखों के सामने है तो वो इजीली काउंट कर पाएगा। फिर जब उसके अंदर ये शक्ति परिपक्व हो जाएगी तो वो अमूर्त वस्तुओं को भी इजीली काउंट कर पाएगा। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर में क्या कहा गया है? ये दोनों विधियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट के लिए भी, कि बच्चे को जिन वस्तुओं का ज्ञान है, जिन वस्तुओं के बारे में वो जानता है, उन वस्तुओं के द्वारा उसे अज्ञात वस्तुओं की ओर या अज्ञात की ओर ले जाना। अब नेक्स्ट विधि है हमारी 2nd, निगमन विधि। यह विधि भी किसने दी? अरस्तु जी ने दी। दोनों विधि याद रखना, आगमन विधि और निगमन विधि। इनके जनक कौन है? तो इनके जनक हैं अरस्तु। इस विधि में विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है तथा उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। आगमन विधि में जो है उदाहरण से नियमों की ओर जा रहे हैं और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं। ठीक है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। आपकी जो आगमन विधि है वो क्या है?
वो छात्र केंद्रित है और ये शिक्षक केंद्रित है। नेक्स्ट विधि पर चलते हैं। अभिकर्मित अनुदेशक प्रणाली। इस प्रणाली के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? स्किनर। यह प्रणाली स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम सिद्धांत पर कार्य करती है। जो स्किनर जी हैं उन्होंने एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत इन्होंने कौन सा दिया? इन्होंने सिद्धांत दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत। तो उनकी ये जो अभिकर्मित अनुदेशक प्रणाली है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन आ जाता है कि अभिकर्मित अनुदेशक प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इस प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो इस प्रणाली के प्रवर्तक हैं B.F. स्किनर। और B.F. स्किनर ने ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था। यह प्रणाली बिनेटिक प्रणाली का दूसरा रूप है। जिस प्रकार बिनेटिक प्रणाली में हम पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयाँ न बोलकर छोटे छोटे प्रोग्राम में सफलतापूर्वक कर लेते हैं, इसमें कहा गया है कि जैसे बिनेटिक प्रणाली होती है तो उसमें पूरा जो पाठ्यक्रम होता है उसे छोटे छोटी इकाइयों में नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रोग्रामों में सफलतापूर्वक कर लेते हैं। अब जब एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो बच्चे को दूसरा प्रोग्राम दिया जाता है, लेकिन अगर वो उसे नहीं सीख पाता तो उसे फीडबैक दिया जाता है, उसे पुनर्बलन दिया जाता है। तो इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बनने हैं कि अभिकर्मित अनुदेशक प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर? क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम के सिद्धांत पर। इस प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो वो कौन है? B.F. स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके यूपी टेट में पूछी भी जाती है। ठीक है, ये यूपी टेट आपका और सुपर टेट दोनों में। किंडरगार्टन प्रणाली, इसके जन्मदाता कौन है? फ्राबेल। फ्राबेल का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ 21 अप्रैल 1782 में। कहाँ पर हुआ? जर्मन में हुआ। किंडरगार्टन प्रणाली किसने दी थी? फ्राबेल ने। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके ये बनेंगे। अब यह प्रणाली क्या कहती है? इस प्रणाली को बालवाड़ी प्रणाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बालवाड़ी प्रणाली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? किंडरगार्टन प्रणाली को। किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है। ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है तो इसमें ये जो किंडरगार्टन वर्ड है, ठीक है, ये कौन सा शब्द है? ये जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सा? जर्मन भाषा का शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? बच्चों का बगीचा। अर्थात फ्राबेल महोदय अध्यापक को एक माली की संज्ञा देता है तथा छात्र को अविकसित पौधा मानता है। तो इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होता है, तो टीचर को इन्होंने क्या कहा? माली, और जो स्टूडेंट है उसे क्या कहा? पौधा। कि यहाँ पर जो है माली इस पौधे की देखभाल करता है और ये जो पौधा है माली के संरक्षण में विकसित होता है, अपना पूर्ण विकास करता है। जैसे आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे क्या हो गए? आप वहाँ पे एक पौधा होते हैं जिनके संरक्षण में बच्चा जो है ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मनिर्भर बनता है, उसका पूर्ण विकास होता है। जो इस अध्यापक रूपी माली की देखरेख में एक अविकसित पौधा अर्थात छात्र अपना पूर्ण विकास करता है। इस प्रणाली में बालक को पुस्तक से नहीं लादा जाता, अर्थात बालक को खेल के माध्यम से सब कुछ सिखाया
जाता है। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि जो शिक्षक है वो माली होता है और जो स्टूडेंट है वो क्या होता है, पौधा। तो शिक्षक के अंडर में रह के बच्चा जो है ज्ञान प्राप्त करता है और शिक्षक बच्चे की देखरेख करता है। जैसे एक अविकसित पौधे की देखरेख कौन करता है, माली, और उसके संरक्षण में छात्र अपना पूर्ण विकास करता है। इस प्रणाली में बालक को पुस्तकों से शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि बालकों को जो है खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। किस विधि में बालकों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, तो वो कौन सी विधि है, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि में ये जो किंडरगार्टन वर्ड है ये कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन। जर्मन भाषा के इस किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है, बालकों का बगीचा। अब इस बगीचे वर्ड से ही आप समझ जाना कि यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक तो पौधे होते हैं और दूसरा वो माली जो इन पौधों को सींचता है, पानी देता है, इनकी देखभाल करता है। तो यहाँ पे माली और पौधे का ही उदाहरण दिया गया है कि माली एक टीचर होता है और पौधा कौन होता है, स्टूडेंट होता है। अब नेक्स्ट है हमारी मॉन्टेसरी प्रणाली। ये किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फ्राबेल है। मॉन्टेसरी प्रणाली के जन्मदाता कौन है, मारिया मॉन्टेसरी महोदय। ये कहाँ की थी, ये इटली की थी। ये एक चिकित्सा शास्त्री थी। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रणाली में क्या कहा गया है, इस प्रणाली में कहा गया है कि स्वतंत्रता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, व्यावहारिक शिक्षा, खेल, कर्म, इंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस विधि में बालक को स्वतंत्र अनुशासन करना सिखाया जाता है, आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है, उसे व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। व्यावहारिक शिक्षा जिसे वो अपने जीवन में उतार कर आने वाले अलग अलग पहलुओं में इस्तेमाल कर सके। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे शिक्षा दी जाती है। इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के स्वाद, श्रवण, स्पर्श आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के घरेलू तथा शैक्षणिक प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार की प्रणाली जो है इसमें क्या किया जाता है कि स्वाद, श्रवण, स्पर्श इत्यादि के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। अब यह जो विधि थी मारिया मोंटेसरी ने किस पर की थी, इस विधि को जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए मारिया मोंटेसरी ने बनाया है, लेकिन बाद में ये किसके लिए, सामान्य बालकों के लिए भी प्रयोग की जाने लगी। यह पद्धति 2.5 से 6 वर्ष के बालकों पर प्रयोग की जाती है। इस विधि का विकास कौन से विश्वविद्यालय में, रूस विश्वविद्यालय में मारिया मोंटेसरी द्वारा मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया। तो ये जो मोंटेसरी विधि है, इस विधि को किसने बनाया था, मारिया मोंटेसरी ने। कहाँ पे, रूस विश्वविद्यालय में। और किसके लिए बनाया था, मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा, इलाज के लिए। कुछ समय बाद यह विधि सामान्य बालकों के लिए भी प्रयोग में लाई गई। तो यहाँ आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ आपके क्वेश्चन बनते हैं कि मोंटेसरी प्रणाली किसने दी, तो वो किसने दी थी, मारिया मोंटेसरी ने। मारिया मोंटेसरी कहाँ की थी, ये इटली की थी। ये कौन थी, ये चिकित्सा शास्त्री थी। यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली। इसमें क्या सिखाया जाता है बच्चे को, एक स्वतंत्र अनुशासन, उसे आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। जैसे कि आप सभी लोग सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उसे व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। और दूसरा, बच्चे को यह प्रयोग जो है कौन से बालकों के लिए किया गया, मतलब जो मारिया मोंटेसरी प्रणाली है ये किन बच्चों के लिए बनाई गई थी, ये 2.5 से 6 वर्ष के
मंदबुद्धि बालकों के लिए, ठीक है, जो दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं उनके लिए। और इस विधि का विकास कहाँ पर हुआ? रूस विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? रूस। और बाद में यह विधि सामान्य बालकों के लिए भी प्रयोग में लाई जाने लगी। अब नेक्स्ट है हमारी बेसिक शिक्षा प्रणाली। तो इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता हैं आपके महात्मा गांधी जी। इन्होंने क्या कहा कि इसमें निःशुल्क शिक्षा तथा हस्तकला पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है इसमें बच्चों को निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है, साथ ही उसे हस्तकला पर आधारित शिक्षा व्यवस्था की जाती है। मतलब उसे कुछ व्यवहारिक कार्यक्रम सिखाए जाते हैं। अर्थात मुख्य विषय के रूप में हस्तशिल्प कला तथा इसी विषय को आधार बनाते हुए अन्य विषयों का ज्ञान भी कराया जाता है। इस विधि में इन्होंने निःशुल्क शिक्षा दी, साथ ही हस्तकला पर आधारित शिक्षा दी और हस्तकला के आधार पर ही इन्होंने अन्य विषयों का ज्ञान भी कराया। इस शिक्षा प्रणाली में इन्होंने क्या कहा कि जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होनी चाहिए? आपकी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए कोई अन्य भाषा सीखना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए उसे एक टाइम चाहिए होगा। लेकिन मातृभाषा जन्मजात होती है जो कि हर बच्चे को आती है। इस प्रणाली को बुनियादी शिक्षा तथा वर्धा शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके 3 बनेंगे। कौन कौन से? कि बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने दी? तो किसने दी? आपके महात्मा गांधी जी ने। यह शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है? हस्तकला पर आधारित है और यह एक निःशुल्क शिक्षा है। इसमें क्या है कि बच्चों को हस्तकला के माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान दिया जाता है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है, जिससे कि वो उस व्यवहारिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर अन्य क्षेत्रों में प्रयोग कर सकें। इस शिक्षा का माध्यम क्या बताया इन्होंने? मातृभाषा बताया। इस प्रणाली को बुनियादी, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके सुपर टेट में भी आपको मिल सकता है और यूपी टेट में, दोनों में, साथ ही KVS में भी, कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली तथा वर्धा शिक्षा प्रणाली किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आपका बेसिक शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्धा शिक्षा प्रणाली किसने दी? तो महात्मा गांधी जी ने दी। बुनियादी शिक्षा प्रणाली किसने दी? तो ये भी आपकी महात्मा गांधी जी ने ही दी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बालक को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में क्या है कि बालक को जो है व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता। जैसे आपके टीचर्स हैं, आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं तो उस ग्रामर के कुछ नियम हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं तो उस ग्रामर के भी कुछ नियम हैं, लेकिन यहाँ पे बालक को व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता। बिना नियमों का ज्ञान कराए उसे भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में मातृभाषा की सहायता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती हैं। मातृभाषा की सहायता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने गए या कोई अन्य लैंग्वेज सीखने गए, तो वहाँ पे क्या होता है कभी कभी कि टीचर जो है आपको प्रैक्टिस करा रहा होता है, डायरेक्ट आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और आप भी चाहे उसका सही उत्तर दे गलत उत्तर दें कम्युनिकेशन के दौरान, लेकिन आपको भी उसका जो उत्तर देना होता है वो कौन सी लैंग्वेज में देना होता है? इंग्लिश में ही। वहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर आपको नियम नहीं बता रहा है, बस आपके बीच एक कम्युनिकेशन हो रहा है उसी लैंग्वेज में। चाहे आप फ्रेंच सीखें, इंग्लिश सीखें, जैपनीज सीखें, XYZ, आप कोई भी लैंग्वेज सीखें, वहाँ आपको रूल्स नहीं बताते, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें बार बार लिखित व मौखिक रूप से अभ्यास कराकर सीधे नई भाषा सिखाई जाती है।
अब जैसे आप हो, आपने इंग्लिश सीखनी है तो उसे आपके लिए आपको ग्रामर के रूल्स कुछ सीखने होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर बच्चे को इंग्लिश सीखनी है तो उसे रूल्स नहीं बल्कि डायरेक्ट उससे इंग्लिश में कम्युनिकेशन किया जाएगा और उस दौरान वो उस कम्युनिकेशन के माध्यम से ही भाषा को सीखेगा। अब लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है तो मतलब क्या है कि लगातार बच्चे को प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है, जिस वजह से वो उस नई भाषा को सीख पा रहा है। अन्वेषण प्रणाली, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रणाली है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? खोज विधि के नाम से। क्वेश्चन ये आ जाता है कि अन्वेषण प्रणाली किसने दी, तो किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि खोज विधि किसने दी थी, तो किसने दी थी? ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इन दोनों का नाम एक ही है। अन्वेषण को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक। क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक। ठीक है। ह्यूरिस्टिक कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? मैंने खोज लिया। इसका अर्थ क्या है? खोज। अध्यापक छात्र के सामने समस्या प्रस्तुत करता है तथा छात्र उस समस्या का स्वयं समाधान खोजता है। जैसे आपको टीचर कोई मैथ का क्वेश्चन दे दे और उस क्वेश्चन को वो खुद से सॉल्व नहीं कराए, आपसे कह दे कि आप उसे खुद स्वयं से सॉल्व करें। अब आपसे एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार में या चौथी बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि अध्यापक छात्र के सामने समस्या प्रस्तुत करता है, छात्र उस समस्या का समाधान स्वयं खोजता है, इसलिए इस प्रणाली को खोज विधि कहा गया है। आपके टीचर ने आपको कोई क्वेश्चन दिया करने के लिए, वो उसने खुद नहीं कराया, उसने कह दिया कि आप इस प्रश्न को स्वयं से हल करें और आपने उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर करके उसका उत्तर जो है खोज लिया। तो इस खोज की वजह से ही इस विधि को क्या कहा गया है? खोज विधि। यह प्रणाली करके सीखने पर आधारित है। अब करके सीखने पर आधारित तो होगी ही, क्योंकि आप कर रहे हैं बार बार से। चाहे आपका प्रयत्न विफल हो रहा है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार में सक्सेस हो गया आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आप सीख तो करके ही रहे हैं ना। इस वजह से यह प्रणाली करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, करके सीखने के आधार पर आधारित प्रणाली कौन सी है? तो कौन सी है? खोज विधि या अन्वेषण प्रणाली। यह प्रणाली विज्ञान विषय के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि विज्ञान विषय के लिए उपयोगी प्रणाली कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? अन्वेषण प्रणाली। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। डैक्रोली प्रणाली। इसके प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर ओविड डैकोली। यह बेल्जियम में प्रोफेसर पद पर थे। ये बेल्जियम में कौन से पद पर थे? प्रोफेसर के पद पर। इस प्रणाली में क्या कहा है इन्होंने कि छात्र को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार विभक्त कर लेना चाहिए तथा फिर उसी प्रकार उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करानी चाहिए। इसमें इन्होंने कहा कि बच्चों का जो है डिवाइडेशन कर लीजिए आप उसके इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग, कि हर छात्र का क्या इंटरेस्ट है और क्या इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसी के अनुसार उसे शिक्षा भी दी जाए। जैसे यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल आपको पहले भी रुचि और इंटरेस्ट से रिलेटेड समझा चुकी हूँ कि अगर दो बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, दो बच्चे साइंस में, तो अब ऐसा तो नहीं कि म्यूज़िक वाले को आप साइंस ही सिखा देंगे, वो क्या सीख पाएगा जब उसका इंटरेस्ट ही साइंस में नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि साइंस वाले बच्चे को आप म्यूज़िक सिखा देंगे क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही म्यूज़िक में नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि छात्र को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार आप विभक्त कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए,
उसके बाद उन्हें शिक्षा दीजिए। अगर बच्चों का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है तो उन्हें वही शिक्षा दीजिए, बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में है तो उन्हें वही शिक्षा दीजिए। अब नेक्स्ट है आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली। इस प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? तो इस प्रणाली के प्रवर्तक हैं आपके किलपैट्रिक महोदय। और ये कहाँ के थे? तो ये थे आपके अमेरिका के। यह प्रणाली का जन्म कहाँ पे हुआ? तो इस प्रणाली का जन्म कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। और किलपैट्रिक जी भी कहाँ के थे? अमेरिका के ही थे। इस प्रणाली में कहा है इन्होंने कि इस प्रणाली में छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन कर सकता है। इस प्रणाली में करके सीखने के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। यहाँ इन्होंने कहा कि छात्र अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग योजना बना सकता है, योजना का चयन कर सकता है, और यह प्रणाली भी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। एक और विधि पीछे बताई थी जो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित थी, वो कौन सी थी? खोज विधि। खोज विधि को क्या कहा गया है? अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी नेक्स्ट है विनेटिक प्रणाली। तो इस प्रणाली के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है? कार्लटन वासवन महोदय। इस योजना में भी बालक को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें बालक का जो पाठ्यक्रम है उसे छोटे छोटे विभागों में विभाजित करते हैं। इस प्रणाली में अध्यापक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। मतलब यहाँ पे बच्चे को स्वयं से कार्य करने की स्वतंत्रता होती है कि उसे कौन सा कार्य करना है, और जो पाठ्यक्रम है उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रणाली में छात्र एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, आपको डायरेक्शन देने का कार्य करता है। जैसे आपके टीचर्स कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपके लिए क्या करते हैं? एक मोटिवेशन का, एक डायरेक्शन का, एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। आपको सही दिशा बताने का कार्य करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब लास्ट विधि है हमारी डाल्टन प्रणाली। यह प्रणाली किसने दी थी? तो यह दी थी मिस हेलन पार्क ने। इस विधि में क्या कहा गया है कि इस विधि का जो निर्माण है वो कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि में जब शिक्षण के दौरान, कक्षा शिक्षण के दौरान जो दोष होते हैं उन्हें दूर करने के लिए इस विधि का निर्माण किया गया है। इस प्रणाली में छात्र को अपनी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। डाल्टन प्रणाली में छात्र को अपनी योग्यता, रुचि, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस प्रणाली में बालक को किसी भी टाइम लिमिटेशन में नहीं बांधा जाता। बालक निश्चित समयांतराल में कार्य को समाप्त करता है। इस प्रणाली में भी अध्यापक एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। डाल्टन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्र को उसकी इनर एबिलिटीज़, उसकी पोटेंशियल, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कार्य करने दिया जाता है। साथ ही उसे किसी भी टाइम लिमिटेशन में नहीं बांधा जाता कि हाँ आपको ये कार्य इतने समय के अंतर्गत करना ही है। उस पर इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। साथ ही यहाँ पे शिक्षक क्या करता है? बच्चे के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, उसे एक डायरेक्शन देने का कार्य करता है। तो आज ये हमारी जो थी 11 विधियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और ये आज हमारी यूपी टेट की 3rd क्लास थी CDP की, जिसकी 1st और 2nd क्लास ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं।